नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। देश में इस वक्त कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस की संख्या 3,783 के पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट के मुताबिक 22 मई को भारत में 257 केसेस सामने आए थे। 9 दिन में कोरोना के मामलों में लगभग 1300% की बढ़ोतरी की गई। वहीं केरल में सबसे ज्यादा 1400 मामले देखने को मिले। वहीं महाराष्ट्र का जब जिक्र किया जाता है तो वहां भी लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, संख्या बढ़ रही है, जिसमें 485 तक पहुंच गई। दिल्ली में 436 एक्टिव केसेस अब तक सामने आए हुए हैं। जनवरी 2025 से अब तक की अगर बात की जाए तो कोरोना से 28 मौतें हो चुकी हैं। यह जानकारी खुद केंद्र सरकार की तरफ से दी गई। इससे पहले 30 मई को सुबह 8 बजे तक सिर्फ 7 मौतों का आंकड़ा सामने आया था। ऐसे में बीते 2 दिनों में देश के अंदर 21 लोगों की मौत हो गई। यानी कि कोविड लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इसकी इतनी तेजी से बढ़ने के क्या कारण है? क्या अब हर साल बारिश के सीजन और उससे पहले ऐसे ही कोविड परेशान करेगा? अगर हाँ, तो कोविड से डरने की कितनी जरूरत अभी सभी को है? कोविड के इस वेरिएंट से किसको ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, लगातार कोविड के जो केसेस हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 1800 के पार पहुंच चुकी है। हालांकि जो आंकड़ा अभी तक सामने आया वो 3000 के पार का भी है। और ऐसे में सबसे ज्यादा जो अभी तक आंकड़े देखने को मिल पाए हैं, जो संख्या कोविड मरीजों की देखने को मिल पाई, वो केरल। जबकि ये कहा जाता है कि केरल बहुत शिक्षित राज्य है और शिक्षित राज्य में लोग जागरूक ज्यादा होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर लगातार जो कोविड केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। सवाल अब हर किसी के जहन में जो उठ रहे हैं वो भी हिंदी खबर के माध्यम से यहाँ पर आपको बता दें। जो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कब तक कोरोना परेशान करेगा। सवाल ये भी उठ जाता है, क्या हर साल ऐसे ही कोरोना लौटेगा? कोरोना से डरने की आखिर कितनी जरूरत है? क्या बारिश की वजह से ये कोविड का खतरा ज्यादा बढ़ चुका है? कोविड किसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, इसका भी डर लोगों के मन में बना हुआ है। कोरोना से बचाव कैसे करना है? जहां सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का इस्तेमाल करें। लक्षण अगर दिखाई देते हैं तो सीधा डॉक्टर से संपर्क करें। हाथ को कोशिश कीजिए कि साबुन या फिर सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाए और सैनिटाइज से ही हाथों को साफ किया जाए, ताकि जो भी हाथों में इस दौरान कीटाणु है वो तुरंत में मर जाए। ऐसे में साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। कोरोना से बचाव कैसे करना है? जहां आपको लगातार बता रहे हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का इस्तेमाल करें। लक्षण अगर दिखाई देते हैं तो डॉक्टरों से संपर्क करें, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना लौट आया है, जहां कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 3,783 के पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट के मुताबिक 22 मई को भारत में 257 केस सामने आए थे। 9 दिन में कोरोना की 1300% की बढ़ोतरी हुई। वहीं केरल में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिसकी संख्या 1400 के आसपास बनी हुई है। महाराष्ट्र में 485 और दिल्ली में 436 एक्टिव केस हैं, जबकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली वो इलाका है, वो एरिया है जहां पर लोगों की आवाजाही बहुत ज्यादा देखने को मिलती है और इसीलिए माना जा रहा है कि अभी 436 का आंकड़ा और बढ़ सकता है। जनवरी 2025 से अब तक कोरोना से 28 मौतें हो चुकी हैं। 30 मई को सुबह 8 बजे तक सिर्फ 7 मौतें हुई थी। बीते 2 दिनों में देश के अंदर 21 लोगों की मौत की जो संख्या है वो दर्ज की गई। 31 मई को बेंगलुरु में 63 साल के शख्स की मौत हो गई। शख्स को दोनों वैक्सीन के साथ बूस्टर डोज भी लगा हुआ था। दिल्ली में 60 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। तो वहीं महाराष्ट्र, केरल में सबसे ज्यादा 7 लोगों की मौत हुई है। कहां कितने केसेस सामने आए, अब जरा वो इस मैप के माध्यम से समझिए। जम्मू कश्मीर में 6 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। पंजाब में भी 6, हरियाणा में 30 मामले अब तक कोविड के सामने आए। उत्तर प्रदेश में 149, जहां उत्तर प्रदेश में संख्या लगातार बढ़ रही है। बिहार में 11, दिल्ली में 436, तो वहीं राजस्थान में 62 और साथ ही गुजरात में 320 मामले कोविड के अभी तक दर्ज किए गए। महाराष्ट्र में 485, कर्नाटक में 238, केरल में सबसे ज्यादा कोविड मरीजों की संख्या बढ़ी है, जिसकी संख्या 1400 के पार पहुंच गई है। तमिलनाडु में 199, तो वहीं पश्चिम बंगाल में 287 केसेस सामने आ चुके हैं। अब कोविड JN.1 सब वेरिएंट क्या है, जो कि बहुत तेजी के साथ इसको फैल रहा है, वो ये है ओमिक्रॉन के BA.2.86 का एक स्ट्रेन है। JN.1 को पिरोला भी कहा जाता है। अगस्त 2023 में पहली बार इस वेरिएंट को देखा गया था, जहां लोगों में दहशत देखने को मिल रही थी। लेकिन अभी फिलहाल जो विशेषज्ञ हैं और डॉक्टर्स हैं वो सलाह मशवरा यही दे रहे हैं कि इससे डरने की जरूरत नहीं है। इससे जितना हो सके लड़िए और कोशिश ये कीजिए कि तमाम एहतियात कदम आप लोगों की तरफ से उठाए जा सके, क्योंकि JN.1 में करीब 30 म्यूटेशंस हैं और म्यूटेशंस इम्यूनिटी को कमजोर करता है, इसलिए इम्यून सिस्टम को
को मजबूत करना बेहद जरूरी है। कोरोना के 4 नए वेरिएंट हैं जो इस वक्त देश भर में तेजी से पैर पसार रहे हैं, जिसमें LF.7 सीरीज है, XFG सीरीज है, JN.1 सीरीज है, जिसको लेकर लगातार आपको जागरूक भी किया जा रहा है। वहीं NB.1.81 सीरीज भी है जो लगातार पैर पसार रही है और इसकी वजह से अब जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। JN.1 वेरिएंट से संक्रमण के लक्षण बुखार होगा, गले में खराश होगी, सिर दर्द होगा, भूख में कमी भी है, वही उल्टी या फिर दस्त भी हो सकते हैं मरीज को, जहां पाचन से जुड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं, थकान या फिर मांसपेशियों में दर्द भी हो सकता है। बचाव कैसे करना है वो लगातार आप तक साझा कर रहे हैं और ये वो बचाव और वो गाइडलाइन है जो लगातार पिछली बार जब पहला और दूसरा चरण सामने आया था तो उस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई थी, जिसमें सबसे पहले यही था कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें, भीड़ हो तो मास्क जरूर लगाएं, हाथों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें, लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, उनसे सलाह लें क्या किया जा सकता है और टेस्ट जरूर करवाएं कोविड का। लक्षण हो तो आइसोलेट भी अपने आप को करें, यानी कि सेल्फ आइसोलेट हो जाएं। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, फिलहाल डॉक्टर राहुल भार्गव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ चिकित्सक। सर बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में आपका। और चूंकि देखिए आपसे जब पिछली बार भी चर्चा हुई थी तो उस दौरान हम लगातार यही चर्चा कर रहे थे कि कोविड के केसेस हम जितने यहाँ पर जांच कराएंगे, जितने टेस्ट कराएंगे, उतने मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ेंगे। लेकिन सर उसके बावजूद भी अब लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि पहले और दूसरे चरण में तो केसेस की संख्या एकदम से बढ़ गई थी, उसके बाद दहशत का माहौल और गंभीर स्थिति थी, कहीं वो सिचुएशन एक बार दोबारा पैदा ना हो जाए। देखिए बहुत अच्छी बात कही आपने। अब 3 हफ्ते की इस जर्नी में हम हो चुके हैं। ये 15-16 अप्रैल के करीब, मई के करीब स्टार्ट हुआ था, तो 3 हफ्ते अगर हम देखें अभी तक नंबर्स उस एक्सपोनेंशियल तरीके से नहीं बढ़ रहे। आप देखिए डेल्टा में 15 अप्रैल से 7 मई में पूरा देश कवर हो गया था ऋतु जी। बट अगर हम इन वेरिएंट की बात करें तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि ये बहुत तेजी से नहीं फैल रहा। अगर जो R0 वैल्यू होती थी, जो तेजी से आप से मेरे तक फैलने की इसकी शक्ति होती थी, वो उतनी तीव्र नहीं दिख रही। 3000 टोटल मामले, 3 हफ्ते में 3000 मामले। और अगर अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही होती, अगर अस्पतालों में हर आदमी ओपीडी में खांसी जुकाम के साथ आ रहा होता, तो शायद हम कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बताते कि देखिए अब कोविड अपने पैर पसार रहा है। बट क्या ऐसा हो रहा है? ऐसा नहीं होता हुआ दिख रहा। अस्पताल खाली हैं, अस्पतालों में कोई आईएफआई के केसेस नहीं बढ़ते हुए दिख रहे हैं। प्रिकॉशन रखने की आवश्यकता जरूर है, बिल्कुल। इसीलिए हमको लगता है कि ये जितने भी सब वेरिएंट हैं, इनको हमारे को कंसर्न रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए, वॉच आउट करते रहना चाहिए, बट घबराना नहीं है। अलार्मिस्ट सिचुएशन नहीं आई अभी तक कि हम लोगों को बिगुल बजा दे कि हमें कोविड के बाद वापस जंग में जाना आवश्यक है। जी सर, आपकी तरफ से जिक्र किया गया कि तेजी से नहीं फैल रहा है, इसके पीछे की मुख्य वजह क्या हो सकती है? कि लोग अब जागरूक हो चुके हैं, लोग एहतियात कदम खुद से उठा रहे हैं अपनी सेफ्टी के लिए, या फिर ये मानकर चला जाए कि जो नया वेरिएंट तेजी से पैर पसार रहा है ये इस वक्त कमजोर पड़ चुका है? इतनी बहुत अच्छी बात कही। पहले तो हम यही कहेंगे कि इसका श्रेय शायद हम अपने सारे देशवासियों को देना चाहेंगे, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, वो जागरूक हैं, वो आज कोविड के बारे में सब जानते हैं। देखिए जैसे कोविड की पहली खबर आई 3 हफ्ते पहले, लोगों ने मास्क निकाल ली, लोगों ने अस्पतालों में सोशल डिस्टेंसिंग स्टार्ट कर दी। अगर आप भीड़ भड़ाका एरिया भी देखते हैं, वहां पे भी ये सुगबुगाहट है कि कोविड आ सकता है, इसीलिए उन्होंने अपने को नियंत्रण करना खुद ने स्टार्ट कर दिया। सेल्फ रेगुलेशन जो आज तक देश में नहीं होता था ऋतु जी, सेल्फ रेगुलेशन देश में बहुत तीव्रता से आ गया, जो बहुत सराहनीय बात है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आज हमारी इम्यूनिटी भी कहीं ना कहीं हमारा काम दे रही है। जो हमारे को टीकाकरण हुआ, जो हमारे को डेल्टा में नेचुरल इम्यूनिटी हमारी बढ़ी, वो भी कहीं ना कहीं कारण है जिसकी वजह से हमारे को कोविड के ज्यादा केसेस होते हुए नहीं दिख रहे। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि कोविड का खुद ये सब वेरिएंट, अगर हम इस सब वेरिएंट को लैब में जाके टेस्ट करें, ये भी कहीं ना कहीं शिथिल जरूर है। देखिए ऋतु जी, ये बात जरूरी है कि अगर हम पूरे साल भर में उसी तीव्रता से कोविड की जांच कराएंगे, 1000, 2000, 5000 मामले हर महीने आते ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कोविड हमारे साथ है, कोविड कहीं गया नहीं दोस्तों। कोविड, ऋतु जी आपके सारे दर्शकों को बताना चाहूंगा, हमें कोविड के साथ अब रहना सीख लेना चाहिए, क्योंकि कोविड रहेगा, कोविड साथ में रहेगा, वायरस नहीं जाएगा ऋतु जी। तो दोनों ही कारण है, होस्ट
और वायरस दोनों ही कारण हैं जिसकी वजह से ये देश में अभी तक कोविड के बढ़ते हुए केसेस नहीं दिख रहे। जी। और सर देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू को अगर हम समझने की कोशिश करें तो वो कोविड से लड़ रहा है लगातार, वो डर नहीं रहा। लेकिन दूसरा पहलू ऐसा भी है जो इस कोरोना के बढ़ते आंकड़ों से डर रहा है। उन लोगों को हम कैसे समझाएं, उन लोगों तक कैसे ये जागरूकता फैलाएं, अवेयरनेस फैलाएं कि कोविड से डरना नहीं है, जितना हो सके एहतियात कदम उठाइए और लड़िए कोविड से। बिल्कुल ऋतु जी, बहुत अच्छी बात कही। देखिए, कुछ फैक्टर्स हमारे अंदर है। हमारे अंदर फैक्टर क्या है? हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, उसको बदलना हमेशा जरूरी है। मैं हमेशा से बिल्कुल। कहता रहा हूं आपके उस पे कि कोविड हो या नॉन कोविड हो, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड हाइजीन जी। और अपने आप को आइसोलेट करना कोई खराब व्यवहारिकता नहीं है। वो आचरण में अगर हमें आ गया तो हो सकता है आरएसवी, इन्फ्लुएंजा जैसी वायरसेस से जो हमारे को देश में हर साल ग्रसित करते हैं, उससे भी हमारे को निवारण होगा। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डरना क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि सरकार मुस्तैद है। सरकार ने जैसे ही पहले केसेस चाइना में, सिंगापुर में बढ़ने लगे, एडवाइजरी नोटिस जारी किया। वहां से साइंटिस्ट, नीति आयोग के माध्यम से साइंटिस्ट जागरूक हैं कि वो निरंतर रूप से वायरस के प्रारूप को, स्वरूप को पढ़ने में आज सक्षम है। हमारी लैब सक्षम है जो ये बता पाती है कि वायरस का कौन सा वेरिएंट है। अब आप देखिए, आपने 4 वेरिएंट, सब वेरिएंट बता दिए ऋतु जी, तो साइंटिस्ट जागरूक है ना। जब डेल्टा आया था तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि हमारे पास स्वदेशी वैक्सीन है ताकि हम लोगों को वैक्सीनेशन दे सकते हैं। आपका और हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा और आपका कर्तव्य बहुत ही सिंपल है कि अपने आचरण पे ध्यान दें। आपके पीछे सरकार, साइंस और अस्पताल मुस्तैद हैं। डेल्टा से हमने बहुत चीजें सीखी हैं ऋतु जी। पूरा हेल्थ स्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ है हमारा। खामियां इतने बड़े देश में हो सकती है, कमी और ज्यादा हो सकता है, बट हमने सीखा बहुत है ऋतु जी। और वही हमारे नए इंडिया की एक पहचान है कि आज हम तत्पर हैं, मुस्तैद हैं, साइंटिफिकली जागरूक हैं। इसीलिए मैं आपके सारे दर्शकों को कहूंगा कि वो अपना योगदान देश के बढ़ाने में, आगे बढ़ाने में दें और अपने आप को बिना चिंतित अपना काम करें और एंजॉय करें। क्योंकि आप जैसा चैनल जो हकीकत लोगों तक रोज पहुंचाता है, इतने आफ्टरनून में, इतनी व्यवस्था से, तो मुझे लगता है कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है ऋतु जी। समय बहुत अच्छा है, सुनहरा समय है देश का, देश आगे बढ़ रहा है। जी। असर, चूंकि आपने वैक्सीन का जिक्र किया और एक समय हमने वो भी देखा जब वैक्सीन संजीवनी साबित हुई थी। अब उस संजीवनी के लिए भी लोग दर दर की ठोकरें खा रहे थे, किसी तरह से वो वैक्सीन हमें लग जाए और हम इस कोविड की जो ये एक बड़ा राक्षस है इससे हम बच पाएं। लेकिन अब 31 मई को बेंगलुरु से एक शख्स की मौत हो जाती है, 63 साल की उसकी उम्र होती है, जिसको ये बताया जा रहा है कि शख्स को दोनों वैक्सीन के बूस्टर डोज लगे हुए थे, उसके बावजूद भी उसकी मौत होगी। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में वो संशय की स्थिति बनी हुई है वैक्सीन को लेकर। ऋतु जी, वो पार्ट ऑफ अ 0.1% ट्रुथ हो सकता है हमारे को। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि वो 0.1% ट्रुथ 100% ट्रुथ नहीं है। उसको कौन सी कोमॉर्बिडिटीज थी। सेंसिटाइजेशन में जब हम पब्लिक मीडिया में बैठते हैं, पब्लिक स्पेस में बैठते हैं, तो बहुत सारी चीजों को सेंसेशनलिज्म किया जाता है कि उसकी मृत्यु कोविड से हो गई। क्या उसको डायबिटीज थी? क्या उसको ब्लड प्रेशर था? क्या वो किसी और चीज से ग्रसित था? अब मेरे ट्रांसप्लांट के पेशेंट में किसी को कोविड हो जाए, आपको, मुझे नॉर्मल में कोविड हो जाए, तो उसके मृत्यु के चांस शायद ज्यादा हैं। और या वो कोविड और इन्फ्लुएंजा में, अगर मैं इन्फ्लुएंजा, तो शायद अभी भी हम बहुत ज्यादा तीव्रता से नहीं समझते अपने देश में। वो एक प्रमुख कारण है लोगों की, बुजुर्ग लोगों की या इम्यूनिटी जिनकी कमजोर है, उसकी मृत्यु का। तो मुझे लगता है केस कंट्रोल स्टडीज में अगर हम देखा जाए, इस समय भी कोविड फेटिलिटी रेट कोई बहुत ज्यादा नहीं होगा ऋतु जी। इसीलिए हर मृत्यु, और ऐसा भी नहीं है कि कभी भी कोई मृत्यु नहीं होगी। हमें, हमारे को बेस लाइन से कंपेयर करना पड़ता है। हम ये चाहते हैं कि कोई भी हमारा देश का नागरिक किसी भी समय पे मृत्यु को प्राप्त ना हो, 90 साल तक जिए, चिरायु रहे, खुश रहे। बट क्या ये सत्य है? सत्य कहीं बीच में है ऋतु जी। इसीलिए लोगों को यह समझना जरूरी है कि जो फिट लोग हैं, जो वैक्सीनेटेड लोग हैं, उनमें केस फेटिलिटी रेट हमेशा कम रहेगा रादर देन जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं। एक चीज। दूसरी चीज, जब भी हमारी उम्र बढ़ेगी, उम्र बढ़ने के साथ में डायबिटीज, हाइपरटेंशन या कोमॉर्बिडिटीज के साथ में मृत्यु का कारण हमारा हो सकता है, या कोविड भी हो सकता है, इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है। इसीलिए ये शोध चल रही है ऋतु जी कि किस प्रकार से किन लोगों में इम्यूनिटी कम हो गई
जिनको वापस से टीका चाहिए या किन लोगों को बिल्कुल नहीं चाहिए, इस पे ये शोध आगे बहुत तेजी से बढ़ रही है। जी। अब चूंकि सर इसके लक्षणों का हम जिक्र करते हैं, लक्षणों पर हम चर्चा करते हैं। अगर कोविड जो अभी यहाँ पर JN.1 और तमाम जो 4 वेरिएंट और फैल रहे हैं, तेजी से पैर पसार रहे हैं, उनके लक्षण है बुखार, गले में खराश होना, सिरदर्द, भूख में कमी, उल्टी या दस्त, पाचन से जुड़ी ऐसी समस्या है। ये बहुत आम से लक्षण है सर। थकान, मांसपेशियों में दर्द। अब मानसून भी आने वाला है, कई जगह तो मानसून आ भी चुका है, और मानसून के आने के बाद या आने से पहले जो भी बीमारियां होती है वो भली भांति आप जानते हैं, और ये लक्षण वही है जो बारिश के आने से पहले आने के बाद में शुरू हो जाती हैं। तो कैसे पहचाने कि जो लक्षण इस वक्त अगर मुझे भी महसूस हो रहे हैं तो वो कोविड के हैं या नहीं है? क्या सीधा तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, उनसे सलाह मशवरा लें, या फिर सीधा टेस्ट करवा लिया जाए? बहुत आसान है, बीच का रास्ता अपनाते हैं, ना स्वयं से इलाज करें ना डॉक्टर के पास जाए, टेस्ट जरूर करवा लें। सबसे आसान काम है टेस्ट। हमारी फिलॉसफी कोविड के बाद रही है टेस्ट मोर ट्रीट लेस। ज्यादा टेस्ट करिए, ट्रीट कम करिए। तो अगर मुझे पता चल जाता है कि मलेरिया, डेंगू और कोविड या इन्फ्लुएंजा लाइक बीमारियां हैं, तो मैं उसका उचित उपाय कर सकता हूं। मेरे को एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है, मुझे अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है। और प्लीज पैनिक बिल्कुल मत करिए। आपके देश में आज डॉक्टर बहुत अच्छे से तैयार हैं, तैनात हैं और उपयुक्त मात्रा में हैं जो आपके इलाज कर सकते हैं। तो इसीलिए टेस्टिंग पे ज्यादा विश्वास रखिए, टेस्ट ज्यादा कराइए ताकि आपको ट्रीटमेंट कम करना पड़े। तो इसलिए ऋतु जी, अगर आपको खांसी जुकाम है, आइसोलेट कर लीजिए सबसे पहले, और उसके बाद टेस्ट कर लीजिए। अगर टेस्ट नेगेटिव है, बुखार फिर भी है, आइसोलेशन में रहिए, क्योंकि कोविड, इन्फ्लुएंजा, RSV का उपचार जो है वो समय है। समय से ही वो अपने आप 3 से 5 दिन में ठीक हो जाते हैं। अच्छा सर, एक महत्वपूर्ण बात ये भी समझने की कोशिश यहाँ पर रहेगी, और बहुत से जो दर्शक इस वक्त आपको सुन रहे हैं और आपके इस चर्चा को देख भी रहे हैं हिंदी खबर के माध्यम से, उनके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि आज जब कोविड का पहला चरण आया था तब कोई जागरूक नहीं था, किसी को नहीं पता था कि आखिर कोरोना है क्या, इसके लक्षण क्या है। तब लगातार जो आंकड़े थे वो बढ़ रहे थे। कोविड का दूसरा चरण आया तो लोग थोड़े बहुत जागरूक हुए। उसके बाद आपने देखा होगा ओमिक्रॉन और कई फंगस इन्फेक्शन भी लगातार यहाँ पर सामने आ रहे थे, जिसकी वजह से लोगों में जागरूकता और तेजी के साथ बढ़ गई। लेकिन कोविड का एक बार फिर से इस तरह से अटैक करना, केसेस का बढ़ना, कहीं ऐसा ना हो कि पिछली बार जो कोविड के हमने केसेस बिल्कुल एकदम से दहशत वाले यहां पर चीजें देखी थी वो वापस से पैदा हो जाए। अगर वैसी स्थिति आए तो वहां पर क्या किया जा सके फिर? क्योंकि ऐसी स्थिति कभी नहीं आएगी। जो भयानक तांडव हमने मृत्यु का डेल्टा वेव में देखा, जिस प्रकार से पूरा देश उठ के हाथ मिला के जिसने कोविड को हराने का प्रयास किया, और वो प्रयास सही रहा। आप देखिए सेकेंड वेव के बाद ना ओमिक्रॉन आया, ना ओमिक्रॉन के कोई सब वेरिएंट का आया। उसी दौरान अमेरिका में ओमिक्रॉन से उतनी मृत्यु हुई, हिंदुस्तान में ओमिक्रॉन नहीं आया। तो इसका मतलब क्या था? हमारी वैक्सीन और हमारा खुद का इन अंदरूनी जो शक्ति थी वो इतनी हो गई कि हमने कोविड को हरा दिया। इसीलिए अब ऐसी व्यवस्था आती हुई नहीं दिखती, और मैं गारंटी से कह सकता हूं आपके चैनल पे कि ऐसी व्यवस्था दोबारा शायद अगले 200 साल में कभी नहीं बढ़ेगी, जब तक कोई नया वायरस नहीं आता। उस समय हमारे पास अस्पतालों की शायद कहीं ना कहीं कमी थी, हमारी तैयारी पूरी नहीं थी, हमने उसका आंकलन कम किया था। बट आज हमारे पास वो सारे वेपन्स हैं जो कोविड को हराने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए दोस्तों, श्रोताओं, दर्शकों, घबराइए बिल्कुल भी नहीं। ये नए देश में कोविड के सिम्टम बहरूपीय जरूर हो सकते हैं, ये आते जाते रहेंगे, इसमें बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना कर्तव्य, अपना व्यवहार, अपना जो रोज दिनचर्या है उसको बदलाव ले आइए, सो दैट हम स्वस्थ हो पाए, इम्यूनिटी को बढ़ा पाए, सो दैट अगले आने वाले वायरस भी हमारे का बाल भी बांका ना कर पाए। बिल्कुल। और सर, जिस तरह से आप अपनी बातों को रख रहे हैं उस हिसाब से जो अभी दर्शक आपको सुन भी रहे हैं वो उनका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा, वो मोटिवेट होंगे कि भाई अब डरना नहीं है किसी भी हाल में कोविड से, और जितना हो सके पैनिक ना होकर उस सिचुएशन से लड़ना चाहिए। केशव गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि वरिष्ठ चिकित्सक है। सर, आपका भी बहुत स्वागत हिंदी खबर में। और शुरुआत इसी सवाल के साथ कि कोविड के केसेस आप लगातार देख रहे हैं कि अब 3000 से बिल्कुल पार पहुंच गए आंकड़ा, लेकिन केरल का अगर जिक्र किया जाए, केरल सबसे शिक्षित राज्य कहा जाता है, लोग वहां पर निश्चित तौर पर एहतियात कदम उठा रहे होंगे, लेकिन 1400 के पार संख्या पहुंच जाना, वहां की स्थिति को आप कैसे देख पा रहे हैं?
नमस्कार। आप सबसे जुड़ने के लिए मेरा आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो जो केरल में हम देख रहे हैं कि वहाँ से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, तो इसका का कारण सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ पे केसेस ज़्यादा हैं। इसका कारण ये है कि वहाँ पे जांच हो रही है कोविड की, और उसकी वजह से जो केस हो रहे हैं वो सामने भी आ रहे हैं लोगों के। तो जी। ऐसा नहीं है कि जहां से हमें आंकड़े ज्यादा आ रहे हैं वहां पे नंबर ऑफ केसेस ज्यादा हैं। इसका हम्म। मतलब ये है कि वहां पे नंबर ऑफ केसेस ज्यादा डिटेक्ट हो रहे हैं। ठीक, मतलब जांच बहुत तेजी के साथ केरल में की जा रही है। एक और सवाल सर आपसे रहेगा, क्योंकि डॉक्टर राहुल भार्गव जी से भी हम लगातार चर्चा कर रहे थे और उन्होंने अपने लास्ट पॉइंट पर यही कहा था कि लाइफस्टाइल में बदलाव होना बहुत जरूरी है। जब कोविड का पहला और दूसरा चरण आया था तो लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में योगा, एक्सरसाइज जितनी कर सकते थे, अपने इम्यून सिस्टम को जितना मजबूत कर सकते थे उतना किया। अब वापस से लोग उस आलस भरी जिंदगी में चले गए थे। अब किस तरह से अपनी लाइफस्टाइल को और यहाँ पर सही तरीके से किया जा सके? बिल्कुल, सबसे बड़ा जो इसमें रोल है इससे वायरस से बचने का, वो तो इसमें लाइफस्टाइल में ही छुपा है। तो हम्म। वही जो 3 मूल मंत्र हैं, वही हमें क्या कहते हैं फिर दोबारा से अपनाने होंगे। हैंड हाइजीन, जी। कि जब भी हम बाहर से आते हैं या फिर जहाँ से एक्सपोजर का खतरा है, तो अपने हाथों को नॉर्मल साबुन से भी अगर हम धोएंगे तो वो भी काफी है उससे वायरस से बचने के लिए। हम्म। दूसरा, फेस मास्क, तो जब भी भीड़ भरी जगहों पे जाएंगे तो फेस मास्क का उपयोग करेंगे। और तीसरा, सोशल डिस्टेंसिंग, कि एक उचित दूरी हम बना के रखेंगे, तो जिससे कि जो वायरस का जो संक्रमण है उससे बच सके। और ये सिर्फ कोविड से ही नहीं, बल्कि जितने भी रेस्पिरेटरी वायरस हैं, या जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जी। जो नाक के और जो गले के इन्फेक्शन के वायरस हैं, तो ये सारी रोकथाम रख के उन उन सबसे ही बचा जा सकता है। निश्चित तौर पर एक बार फिर से राहुल भार्गव जी आपके पास आते हुए और लाइफस्टाइल से ही जुड़ा सवाल मेरा आपसे भी रहेगा कि आपकी नजर में लाइफस्टाइल में अब किस तरह का बदलाव लाएं ताकि कोविड से बचा जा सके? इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमें 3 चीजों का ध्यान सबसे ज्यादा जरूरी है। एक है स्लीप। 6 से 8 घंटे की स्लीप, कितना हम्म। भी हम स्ट्रेसफुल हों, कितनी भी चीजें करें, हमें 3 चीजों, स्लीप को 6 से 8 घंटे रखना चाहिए। ब्रिटिश जर्नल में पब्लिश हुआ कि पिछले 50 सालों में हमने 2 घंटे अपनी स्लीप को कम कर दिया। और जी। स्लीप सिर्फ इसीलिए नहीं कि कोविड के काम आएगी, बट वो कैंसरों को भी हम्म। प्रिवेंशन में काम आने की मादा रखती है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है हमारे को ओबिसिटी। देखिए, जब भी हम ओबिसिटी के अगेंस्ट हमारे को देश में नई जंग लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि ओबिसिटी के माध्यम से, जब भी ओबिसिटी होती है तो हमारा इम्यून सिस्टम शिथिल पड़ जाता है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, और हमारा भी साइंटिफिक एंडेवर यही है कि ओबिसिटी को कम करना आवश्यक है। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें जो शराब और सिगरेट और गुटखे का सेवन हम इस देश में करते हैं, उसका कम करना हमारे लिए अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से बहुत बार आप देखिए सर्दी गर्मी के मौसम में ये कोविड के या इन्फ्लुएंजा के केसेस बढ़ते हुए दिखते हैं। और सात्विक भोजन की तरफ खाना आवश्यक होना चाहिए, ताकि 8 बजे, 2 बजे और 8 बजे हम खाना खा के अपनी बॉडी की इम्यून सिस्टम को ठीक रख पाए। तो ये तीनों चीजें अगर हम करते हैं और ये लड़ाई लड़ते हैं, तो आगे आने वाले दिनों में हम डिजीज के बर्डन को कम कर सकते हैं। जो 2047 का हमारा डेवलप्ड कंट्री बनने का जो सपना है, और अगर हमें उसे साकार करना है, तो उसकी शुरुआत जो होती है वो स्वस्थ भारत से होती है। बिल्कुल सर, और ना सिर्फ जो अगर लाइफस्टाइल में इतना बड़ा बदलाव किया जाएगा, जिन 3 पॉइंट्स का आप जिक्र कर रहे हैं, इससे ना सिर्फ कोविड से लड़ा जाएगा बल्कि जो और तमाम गंभीर बीमारी है उनसे भी लड़ा जाएगा। माफी के साथ सर, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है, चर्चा को यही खत्म करना होगा। आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े और इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, उसके लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।